I am Dr. Sanjay Jain, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज किशनगढ़। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संप्रभुता और उसके आगे हम पढ़ेंगे बहुलवाद। लेकिन संप्रभुता शुरू करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि राज्य जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसके चार तत्वों में, जो चार तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगर संप्रभुता को हम इसमें से अगर निकाल दें तो राज्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और जब हम ये बात करते हैं, जब हम संप्रभुता के बारे में जब हम देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का एक ऐसा तत्व है जिसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। और राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का कहा जा सकता है। और एक संप्रभुता ही है जो राज्य के पास होती है, उसके कारण से उसको अन्य समुदायों से एक उच्चतर स्थिति प्राप्त होती है। और संप्रभुता के माध्यम से राज्य अपने कर्तव्यों का संपादन करता है। राज्य के प्रारंभिक जीवन से लेकर अब तक राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें शांति और व्यवस्था की स्थापना का कार्य सदैव से ही राज्य का महत्वपूर्ण कार्य रहा है। और इसे स्थापित करने के लिए राज्य के पास ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिसके आधार पर अपने संपूर्ण क्षेत्र में वो पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सके, और यह शक्ति संप्रभुता ही है। और हम ये कह सकते हैं कि राज्य की कल्पना संप्रभुता के बिना नहीं की जा सकती है। अब हम इसका अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। संप्रभुता वर्ड बना है वो इंग्लिश के सॉवर्निटी शब्द से बना है। इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सुपर यानी कि सर्वोच्च और एनस यानी कि शक्ति यानी कि सर्वोच्च शक्ति। परिभाषाएं हम इसकी देख लेते हैं। जीन बॉडिन ने एक परिभाषा दी कि संप्रभुता कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। बर्गेस ने इसको कहा कि राज्य के सब व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, संपूर्ण और असीम शक्ति है वही सर्वोच्च सत्ता है। ग्रोशियस ने कहा जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते हैं उसे सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। अगर हम इन सभी परिभाषाओं को मिला लें या इन परिभाषाओं को देखें तो एक राज्य की एक संप्रभुता की परिभाषा है, एक उपयुक्त परिभाषा ये हो सकती है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित कर सकता है। इसका मतलब अगर इसको उस रूप में देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी शक्ति है या वो जिसके ऊपर कोई भी बंधन, आंतरिक और बाह्य बंधन आरोपित नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं संप्रभुता के दो पक्ष हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक आंतरिक संप्रभुता का पक्ष है और दूसरा पक्ष है बाह्य संप्रभुता का पक्ष। तो आंतरिक संप्रभुता के बारे में हम कहते हैं कि डॉक्टर गार्नर लिखते हैं कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक ही राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इसके अधीन आते हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य अपने आंतरिक क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी संप्रभुता के ऊपर कोई भी बंधन आरोपित नहीं होता है। बाह्य संप्रभुता का जब हम बात करते हैं तो लास्की कहते हैं कि आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अन्य राज्यों के साथ समक्ष स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छा से उनके विषय में इस प्रकार अपनी इच्छा को उनके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम आगे देखेंगे, जब हम इसका संप्रभुता का क्रिटिसिज्म देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एब्सोल्यूट सॉवर्निटी है जिसकी बात कर रहे हैं कि आपके राज्य बाह्य क्षेत्र में भी उतना ही स्वतंत्र है, यानी कि वो किस राज्य से संबंध स्थापित करेगा, किससे नहीं करेगा, किस राज्य से किस तरीके की वो संबंध रखेगा, ये दैट इज़ अप टू दैट स्टेट। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने इन कार्यों को करता है। अब संप्रभुता के लक्षण हम देख लेते हैं। संप्रभुता के लक्षणों में सबसे पहला है निरंकुशता, यानी कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है किंतु स्वयं किसी के आदेश पालन की अभ्यस्त नहीं होती है।
संप्रभुता का पहला लक्षण है वो निरंकुशता है, और इसमें यही है कि वो दूसरों से आदेश पालन करवाती है लेकिन खुद आदेश पालन की अभ्यस्त नहीं होती है। दूसरा है सर्वव्यापकता। राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति का नियंत्रण रहता है, यानी कि कोई उससे परे नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं राज्य की संप्रभुता को नहीं मानता हूँ। तीसरा है स्थायित्व। संप्रभुता स्थायी होती है और संप्रभुता का अंत करना राज्य का स्वयं का अंत करना है, और अगर वो उसको किसी को उसको दिया भी नहीं जा सकता है, वो पूरी तरह से स्थायी होती है। और नेक्स्ट है अपृथक्करणीयता। गार्नर के अनुसार संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी अन्य को नहीं दी जा सकती है। और इसके अलावा जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को मतलब अपनी स्वतंत्रता को जनरली किसी को नहीं देना चाहता है, उसी प्रकार से संप्रभुता है उसका भी यही एक, उसके बारे में ये बात कही जा सकती है कि उसको अब वह पूरी तरह से अपृथक्करणीय है, मतलब यानी कि वो राज्य में निवास करती है और राज्य उसको किसी को उसका हिस्सा या और कोई चीज़ उससे पृथक नहीं कर सकता। और अब है अविभाज्यता, नेक्स्ट पॉइंट है। कालन के अनुसार संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उस प्रकार से आधी अथवा एक तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। और इसके अलावा अनन्यता की बात है। राज्य में केवल एक ही प्रभु सत्ता हो सकती है और जो वैध रूप से जनता को आज्ञा पालन का आदेश देती है, यानी कि उसके अलावा किसी भी हम सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते संप्रभुता के अलावा। नेक्स्ट है मौलिकता। राज्य की संप्रभुता सर्वथा मौलिक है और वह किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो ये संप्रभुता के लक्षण देख लिए हमने, निरंकुशता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, अनन्यता और मौलिकता। अब हम देखते हैं संप्रभुता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। संप्रभुता के विभिन्न रूपों में हम देखेंगे कि नाम मात्र की या औपचारिक संप्रभुता, नॉमिनल सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं, ये इंग्लैंड में राजा की संप्रभुता है। और राष्ट्रपति की, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वो भी नॉमिनल सॉवरेन है, जबकि वास्तविक रूप से जो सत्ता है या वास्तविक रूप से संप्रभुता है वो एक तरीके से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में निवास करती है। दूसरा है कानूनी या वैध संप्रभुता, लीगल सॉवरेनिटी। जैसे इंग्लैंड की संसद कानूनी संप्रभु है। और इसके अलावा गार्नर कहते हैं कि कानूनी संप्रभु वह निश्चित शक्ति है जो राज्य के उच्चतम आदेशों के कानून के रूप में प्रकट कर सके, वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों और नैतिकता के सिद्धांत तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। इसका जो कानूनी वैध संप्रभुता का कुछ विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। एक निश्चित स्थान पर इसका वास होता है, मतलब एक निश्चित आप संस्था में देख सकते हैं या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च व निरपेक्ष होती है, असीमित और अमर्यादित होती है। न्यायालयों की संप्रभुता है। इसके अलावा वकीलों की संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभु के आदेश सर्वमान्य व दंडनीय है। इसके प्रभुसत्ता के विकल्प के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। वैधानिक संप्रभु ही कानूनों का स्रोत है। वैधानिक संप्रभु राज्य की इच्छा का उद्घोषक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मतलब यानी कि वो पूरी तरह से, यानी कि जब न्यायालयों की संप्रभुता और मैं वकीलों की संप्रभुता की बात करता हूँ तो इस तरीके से वो कानूनी रूप में एक बहुत ही उस संप्रभुता की बात हम करते हैं कि उसकी लीगल जो उसका एस्पेक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राजनीतिक संप्रभुता, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। इसका मतलब यह है कि यह अदृश्य, असंगठित परंतु प्रभावशाली शक्ति है जो कानूनी संप्रभु की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। डायसी के अनुसार जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है और इस संप्रभु के सामने कानूनी संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। और इसकी विशेषताएं हैं, वैधानिक संप्रभुता की आधारशिला है। और इसके अलावा राजनीतिक संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। वैध संप्रभुता उसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा ये वैध संप्रभुता पर नियंत्रण रखती है। और नेक्स्ट वह है संवैधानिक और वास्तविक संप्रभुता। इसका आधार कानून है। वास्तविक व यथार्थ संप्रभुता इसको कह सकते हैं। यथार्थ संप्रभुता उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में पाई जाती है जो कानूनन तथा गैर कानूनन अपनी इच्छा को राज्य में क्रियान्वित कर सकता है। और
लास्ट है, फिफ्थ है, लौकिक लोकप्रिय जन संप्रभुता। रूसो के अनुसार जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है और राज्य की प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार, शासन व कानून निर्माण की शक्ति जनता से ही प्राप्त करती हैं। गार्नर के अनुसार लोक संप्रभुता सच्चे लोकतंत्र का सार है और ब्राइस कहते हैं कि लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और प्रहरी बन गई है। इसकी विशेषताएं हैं कुछ, वो देख लेते हैं हम। शासन सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित कर होती है। राज्य का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य है जन कल्याण है। इस संप्रभुता द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। लोक संप्रभुता की शक्ति जनमत होती है और हम देखते हैं कि वो समय समय पर जब हम कहते हैं कि हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, उसकी जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हम भारत के लोग, हम मतलब भारत के लोगों का मतलब ये है कि जो संप्रभुता प्राप्त करते हैं, विभिन्न संस्थाएं संप्रभुता प्राप्त करती हैं, वो अल्टीमेटली जनता से ही प्राप्त करती हैं। तो आज के लिए हमने देख लिया, संप्रभुता का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा, संप्रभुता के दो पक्ष देखे, संप्रभुता के लक्षण देखे और संप्रभुता के विविध रूप देखे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत डिस्कस करेंगे। थैंक यू।